क्रिटेशियस युग में पृथ्वी ने कई डरावने और प्रसिद्ध मांसाहारी देखे, लेकिन शायद ही कोई इतना प्रतिष्ठित था जितना कि टीरेक्स परिवार के सदस्य जो क्रिटेशियस के अंत में उभरे। इस समूह में शामिल थेरोपॉड्स में क्रूर शीर्ष शिकारी बनने की प्रतिभा थी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में खौफ और विनाश का राज था। और लगभग 71 मिलियन वर्ष पहले आजकल के कनाडा में एक विशेष रूप से भयंकर टायरानोसॉर बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था, एल्बर्टोसॉरस। पिछले कुछ वर्षों में एल्बर्टोसॉरस ने सही में बहुत ध्यान खींचा, जबकि ये जीवाश्म विज्ञानियों के रेडार्स पर काफी समय से था। जब 1884 में एक लगभग पूरा स्कल हॉर्सशू कैनियन फॉर्मेशन में रेड डियर नदी के किनारे कनाडा के एल्बर्टा प्रांत में पाया गया, जो एल्बर्टोसॉरस के नाम का कारण बना, जिसका अर्थ है एल्बर्टा लिजर्ड। दुर्भाग्य से उपकरणों की कमी के कारण सिर्फ स्कल का केवल एक हिस्सा ही बरामद किया जा सका था। फिर भी पूरे स्कल के बिना जीवाश्म विज्ञानियों के लिए स्पष्ट था कि ये थेरोपॉड एक हाइपर कार्निवोर था, जिसके पास एक खतरनाक दंश था, जिसके कारण उसकी प्रजाति का नाम सार्कोफेगस रखा गया, जिसका अर्थ मांस खाना है। इसके अलावा सर के विशाल आकार के कारण स्पष्ट था कि एल्बर्टोसॉरस 2 पैरों पर चलने वाला शिकारी था। फिर भी ये नहीं पता था कि ये कितने बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक पूरे स्केलेटन्स नहीं मिले थे। मगर समय के साथ और भी अधिक एल्बर्टोसॉरस के अवशेषों की खोज होती गई और आज तक 30 से अधिक एल्बर्टोसॉरस व्यक्तियों के अवशेष मिले हैं, जो हमें सचमुच ये समझने की अनुमति देता है कि ये टायरानोसॉर कितना महत्वपूर्ण था। जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि बड़े एल्बर्टोसॉरस स्नाउट से पूंछ तक 8 से 9 मीटर या 26 से 30 फीट तक लंबे होते थे, जबकि वजन 1.7 से 2.5 टन के बीच होता था, जिससे ये एक बड़ा थेरोपॉड माना जाता है। और अपने करीबी रिश्तेदार गोर्गोसॉरस और एक और टायरानोसॉर डैस्प्लिटोसॉरस के साथ काफी सम्मान था। अपने प्रभावशाली आकार के बावजूद ये अभी भी अपने कुछ बड़े रिश्तेदारों जैसे कि टीरेक्स और टार्बोसॉरस से छोटा था। दूसरी तरफ इसमें अपने रिश्तेदारों के साथ समानताएं पाई गईं, जैसा कि इसका एक क्लासिक टायरानोसॉरिड शरीर का नियम था। एक लंबा और विशाल स्कल, एक एस आकार की गर्दन, एक लंबी और भारी पूंछ और अनुपात में बहुत ही छोटे 2 उंगलियों वाले फोरलिम्स। हालांकि ये अपने मोटापे के लिए अद्वितीय था, क्योंकि एक टायरानोसॉर के लिए ये कुछ हद तक पतला था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये उसकी सफलता के लिए एक नुकसान था, लेकिन हकीकत में उसकी पतली बनावट उन कारणों में से एक थी जिसके कारण ये इतना सफल शीर्ष शिकारी था, क्योंकि इसने एल्बर्टोसॉरस को अधिकांश डायनासोर्स की तुलना में तेज दौड़ने की क्षमता दी। इसकी निचली टांगों से भी इसकी गति को एक और बढ़ावा मिलता था, जिनमें अन्य थेरोपॉड्स और टायरानोसॉरिड्स में पाई जाने वाली हड्डियों की तुलना में अनुपातिक रूप से लंबी हड्डियां थीं, जिसने इसको अधिक कुशलता से दौड़ने की अनुमति दी। उसके चलने की तेज रफ्तार भी प्रभावशाली थी, यहाँ तक कि जीवाश्म विज्ञानियों का अनुमान है कि ये एक एथलेटिक इंसान की दौड़ से भी तेज गति से चल सकता था। जीवाश्म विज्ञानियों ने यह भी नोट किया है कि विशेष रूप से छोटे एल्बर्टोसॉरस भी बाइपीडल डायनासोर्स के लिए अत्यधिक तेज थे, शायद अपने सभी शिकार से भी तेज थे। और ऐसा लगता है कि एल्बर्टोसॉरस ने जवानी की इस तेज रफ्तार का काफी समय तक आनंद उठाया होगा। अनुमान है कि 14 से 16 साल की उम्र में परिपक्वता तक पहुंचते थे। ये पूर्व वयस्क अवस्था एल्बर्टोसॉरस के लिए उपयोगी था, क्योंकि एक किशोर या उपवयस्क के रूप में भी ये मामूलन काफी बड़ा था। पूर्ण विकसित एल्बर्टोसॉरस को छोड़कर अपनी पारिस्थितिकी तंत्र में हर दूसरे शिकारी से बड़ा था। गति के साथ मिलकर आकार का ये लाभ किशोरों को लगभग असमर्थ बना देता था, इतना कि जीवाश्म विज्ञानी मानते हैं कि ये युवा अवधि के वो कारण हैं जिसके कारण इतने कम किशोर अवशेष हैं। सिद्धांत ये है कि किशोर इतने दबाव में थे कि इस आयु सीमा के दौरान मृत्यु दर काफी कम हो गई। एक छोटे एल्बर्टोसॉरस के लिए जिंदगी सचमुच बढ़िया थी, लेकिन वयस्क अत्यंत भयंकर थे, क्योंकि एक बार परिपक्वता तक पहुंचने के बाद ये सभी भूमियों के सबसे बड़ी शिकारी बन जाते थे और साथ ही कुशल दौड़ने की क्षमता बरकरार रहती थी, जिसका प्रयोग वो बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए करते थे, जिनमें हेड्रोसॉर्स, सेराटोप्सिड्स और एंकिलोसॉर्स शामिल थे। और जब एक एल्बर्टोसॉरस अपना शिकार पकड़ लेता था तो वो अपना मुख्य हथियार प्रकट करता था, उसका अत्यंत दंश। जैसा कि पहले भी कहा गया, एल्बर्टोसॉरस काफी बड़े होते थे और शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इनका जबड़ा भी बहुत बड़ा होता था, जो कभी कभी 1 मीटर या 3.3 फीट तक लंबा होता था।
इस आकार ने उसे एक शक्तिशाली काटने की अनुमति दी जो लगभग 3413 न्यूटन की ताकत होती थी, लेकिन उसके काटने को उसके दांतों का निर्माण और स्ट्रक्चर सचमुच में घातक बनाता था। एल्बर्टोसॉरस के पास 60 से अधिक बड़े केले के आकार के दांत थे, जो बड़े टायरानोसॉर्स में पाए जाने वाले दांतों की तुलना में बहुत अधिक थे। ये दांत मजबूती से बने होते थे, अत्यंत तीखे होते थे और सेरेशन से लाइंड होते थे, जो शिकार और दुश्मन को समान रूप से बड़े टुकड़ों में आसानी से चीर फाड़ देते थे। लेकिन एल्बर्टोसॉरस के दांतों का खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, क्योंकि उनमें विशेष दरारें भी थीं जो तनाव को विस्थापित कर देती थीं, जिससे दांत अधिक मजबूत और लचीले बन जाते थे, जो एल्बर्टोसॉरस को शिकार पकड़ने के बाद चीरने, फाड़ने और खींचने की अनुमति देते थे। ऐसा नहीं है कि एल्बर्टोसॉरस को इसकी जरूरत थी, लेकिन एल्बर्टोसॉरस के पास एक और हथियार भी था जो वो शिकार के दौरान प्रयोग करता था, किक्स। ये विचार उसके पैरों के आकार से पैदा हुआ, क्योंकि एल्बर्टोसॉरस के पास अनुपातिक रूप से बड़े पांव की हड्डियां थीं, जिसके कारण कुछ जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि एल्बर्टोसॉरस अपनी टांगे संतुलन के अलावा उपयोग के लिए भी इस्तेमाल करता था। हालांकि अब तक ये विचार ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, न इसको स्वीकार किया गया है। चाहे कुछ भी हो, ये स्पष्ट है कि एल्बर्टोसॉरस एक घातक राक्षस था और अपने शिकार के लिए एक भयानक सपना था। और ये भयानक सपना शायद अभी रुका नहीं, क्योंकि जीवाश्म विज्ञानी ये मानते हैं कि एल्बर्टोसॉरस एक झुंड में शिकार करता था। ये विचार थेरोपॉड्स की एक महान खोज से उत्पन्न हुआ था, जो 1910 में की गई थी, जब एक ही बोन बेड में 26 एल्बर्टोसॉरस के अवशेष मिले। एक ही क्षेत्र में इतने सारे एल्बर्टोसॉरस से ये सभी बड़े क्रिटेशियस थेरोपॉड्स का सबसे बड़ा जमावड़ा था, और किसी भी बड़े थेरोपॉड काल के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा था। बस यूटा में पाए जाने वाले एलोसॉरस बोन बेड से थोड़ा छोटा था। इस बोन बेड में मिले एल्बर्टोसॉरस अलग अलग उम्र के थे, यानी कि वयस्क, किशोर और बुजुर्ग शामिल थे। इस विविध आयु सीमा ने जीवाश्म विज्ञानियों को आकर्षित किया, लेकिन जिस बात ने कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि ये एक सामाजिक समूह था, वो ये थी कि इस क्षेत्र में कोई शाकाहारी प्राणी नहीं पाया गया, जिससे ये संभावना खारिज हो गई कि ये सब एक शिकारी ट्रैप में मारे गए थे। कुछ जीवाश्म विज्ञानियों ने यह भी अनुमान लगाया कि इन झुंडों में शिकार की डायनामिक्स होती होंगी, जो उम्र के अंतर पर निर्भर होती होंगी, जिसमें छोटे एल्बर्टोसॉरस अपनी गति का उपयोग करते हुए शिकार को शक्तिशाली वयस्कों के जबड़ों में धकेल देते होंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग असहमत थे और सोचते थे कि इन झुंडों में कोई संगठित शिकार नहीं होता था, बल्कि युवा और बड़े सदस्य अलग अलग जगहों को भरते थे और पूरी तरह से अलग। कुछ लोग मानते हैं कि एल्बर्टोसॉरस झुंडों में रहता ही नहीं था और ये बोन बेड या तो एक ड्राउट, बाढ़ या शायद एक मरे हुए शाकाहारी पर अनियंत्रित दावत का नतीजा था। लेकिन झुंड व्यवहार के साथ या बिना, एल्बर्टोसॉरस के पास अभी भी खतरे से मुक्त जीवन का आनंद लेते हुए एल्बर्टा पर राज करने के लिए सभी चीजें थीं। शायद सबसे ज्यादा खतरा किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही था, क्योंकि व्यक्तियों के बीच हिंसक टकराव का मालूम हुआ है। टायरानोसॉर्स एक दूसरे को चेहरे में काटने के लिए प्रसिद्ध हैं और एल्बर्टोसॉरस भी कोई अनूठा नहीं था, क्योंकि कई स्पेसिमेंस में स्कल्स पर ठीक और ना ठीक हुए काटने के लक्षण देखे गए हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इन झगड़ों के परिणाम स्वरूप संक्रमण होना अपेक्षाकृत आम बात थी, जिससे व्यक्तियों के लिए खाना मुश्किल हो जाता था। एल्बर्टोसॉरस के कुछ स्पेसिमेंस में तनाव से फ्रैक्चर के निशान भी दिखे हैं, जो शायद दूसरे प्रजातियों से झगड़ों से भी आ सकते थे। ये लड़ाइयां शायद संसाधन, इलाके, प्रभाव या खाने के लिए हुई होंगी, लेकिन ये भी अनुमान है कि कुछ काटने और चोटों के निशान पुरुष और महिलाओं के बीच प्रेमलाप अनुष्ठानों के दौरान लगे होंगे। एल्बर्टोसॉरस का एक अन्य भाग जिसने संभवतः प्रेमलाप में भूमिका निभाई, वो इसके विशेष क्रेस्ट थे। ये छोटे हड्डियों वाले क्रेस्ट हर आंख के ऊपर स्थित थे और हकीकत में शायद रंगीन भी थे। माना जाता है कि खासकर पुरुष महिलाओं को प्रभावित करने के लिए इन दिखावों का उपयोग करते थे, जबकि ये क्रेस्ट शायद दूसरों को पहचानने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इन क्रेस्ट ने एल्बर्टोसॉरस को उस क्षेत्र में अन्य शिकारियों से अलग कर दिया था जो कभी एल्बर्टा होता था। उस समय की जमीन आज के मुकाबले में काफी अलग थी। वर्गीकरण पर अध्ययन ने यह प्रकट किया है कि एल्बर्टोसॉरस एक विभिन्न प्रकार के वातावरणों में रहा करता था, जो पश्चिमी अंतरिक्ष सागर के कारण उस समय की जमीन के बीच से गुजरता था। इन वातावरणों में तालाब, नदियां, टाइडल फ्लैट्स, पीट स्वैम्प्स, डेल्टाज, बड़ी नदियां,
और फ्लड प्लेन्स जैसी जगहें शामिल थीं। इन अनेक वातावरणों के कारण एल्बर्टोसॉरस बहुत से दूसरे डायनासोर्स के साथ सही अस्तित्व में था, जिनमें हर्बेवोरस हेड्रोसॉर्स शामिल थे, जैसे एडमोंटोसॉरस, सौरोलोफस, पर्क्सोसॉरस और हाइपैक्रोसॉरस। सेराटॉप्सियंस जैसे पैकीराइनोसॉरस, मोंटानोसेराटॉप्स, एंकाइसेराटॉप्स, अराइनोसेराटॉप्स और इयोट्राइसेराटॉप्स। एंकिलोसॉर्स जैसे एडमंटोनिया और एनाडोंटोसॉरस। दूसरे थेरोपॉड्स भी मौजूद थे, जैसे ऑर्निथोमाइमस, स्ट्रुथियोमाइमस, एपिटोरैप्टर, एल्बर्टोनाइकस, एट्रोसेरैप्टर और एल्बर्टा वेनेटोर। मगर इनमें से कोई भी थेरोपॉड एल्बर्टोसॉरस के आकार के करीब भी नहीं पहुंच सका, इसलिए उसके लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कम थी। इसी दौरान अन्य नॉन डायनासोर्स भी इस पर्यावरण में समान रूप से विविध और सघनता में समृद्ध थे, जिसमें शामिल थे डायडेल्फोडॉन, स्टेंजिरोचैम्प्सा, चैम्प्सोसॉरस, ल्यूरोस्पोंडिलस, बैसिलमीस और कुछ मछलियों की प्रजातियां। अंततः विलुप्त होने से पहले एल्बर्टोसॉरस ने लेट क्रिटेशियस के दौरान 71 से 68 मिलियन वर्ष तक एक प्रभावशाली समय तक इन निवासियों और भूमि पर राज किया। दुर्भाग्य से अभी तक कोई भी निश्चित नहीं है कि ये शानदार राक्षस कैसे विलुप्त हुआ। उम्मीद है कि एक दिन इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।